हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है न्यूरॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहम्मद यासिर परवेज आपके लिए लेकर आया हूं फिर से एक बार जामिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। और सर आज हम लोग मैथमेटिक्स का कौन सा पेपर सॉल्व करेंगे? आज हम लोग सॉल्व करेंगे ईयर 2025-2026 विच मीन्स लास्ट ईयर का पेपर। और आप लोग देखेंगे कि लास्ट ईयर पेपर कितना ज्यादा आसान आया था, इसमें कितने आसान आसान क्वेश्चन थे। तो क्या सर इस बार भी आसान आएगा? बिल्कुल आसान आएगा, लेकिन आसान पेपर का ये मतलब नहीं होता है कि आपको बस इस चीज को छोड़ देना है, इस चीज को कैजुअल लेना। नहीं, आसान पेपर का मतलब होता है कि आपको हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, हर एक बेसिक डिटेल के ऊपर देखना है। आप देखोगे आज जो क्वेश्चन आया है उसमें आसान तो पेपर है, बट उसे बड़ा बेसिक बेसिक पॉइंट को कंसिडर किया गया है। तो हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले की बात, आप लोगों को पता है किस तरीके से वीडियो में चलना है, जो हमारा एक दस्तूर बना चल रहा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करते हैं, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करते हैं और फिर आपके आंसर को चेक करते हैं कि आपने क्या बताया है और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आपके जो आंसर आएंगे उसको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट होता है कि सर आपने जो पढ़ाया उसके नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। तो उसके नोट्स का ना मैं आपको कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिन कर दूंगा, जिसमें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, वहां पर आपको सारे के सारे जो कि सोशल साइंस में जो सर ने पढ़ाया है उसके भी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जो मैथमेटिक्स मैंने पढ़ाया है उसके भी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो वक्त को जाया नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा ईयर 2025-2026 के जामिया के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है सर? पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ही हमारे को देता है सर एक्सपोनेंट एंड पावर से। किससे? एक्सपोनेंट एंड पावर। इसमें क्वेश्चन बोला गया है ब्रैकेट में 2-3, ब्रैकेट 2-3 की होल पावर -1 एंड इसकी होल पावर -1। कैसे सॉल्व करेंगे सर? ऐसे क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो बेसिकली एकदम अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एज इट इज 2-3, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 2-3 -1 और -1 की पावर -1 एंड होल पावर -1। क्या करेंगे सर? अब देखो, -1 की पावर -1 क्या होगा? जब पावर हमारा -1 होता है, पावर हमारा नेगेटिव में होता है, तो उस पावर को पॉजिटिव बनाने का क्या रोल था सर? रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये 2 हो जाएगा, -3 1 की पावर -1, हाँ, और उसकी पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने सर रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर हमारा पॉजिटिव। अच्छा, माइनस को हम क्या नीचे रखते हैं क्या? माइनस को तो हम लोग जनरली डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, और इसे ऊपर कैसे लेकर जाया जा सकता है? अगर 1/-1 दिया गया है तो क्या आप पूरे इक्वेशन को -1 और -1 से जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या -1/1 आ जाता है? बिल्कुल सर। तो क्या इतना करना पड़ेगा? नहीं, आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्टली साइन को फ्लिप कर देना है। तो क्या करेंगे सर? आप लोग को डायरेक्टली साइन को फ्लिप करना है, तो आप यहां पर लिखोगे 2-3। अब यहां पर आपको क्या लिख सकते हैं? -1 और की पावर होल पावर -1। क्या हो जाएगा? अब क्या करेंगे सर? ये तो हमारा 2 एज इट इज रहेगा, ये माइनस और माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई होकर के साइन चेंज हो जाएगा, 3 आ जाएगा और होल पावर -1। क्या आएगा? 3-2 5, 5 की पावर -1। और फिर से आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास पावर क्या आ गया है सर? हमारे पास पावर आ गया है -1। और फिर से इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? इसे पॉजिटिव बनाने के लिए एज इट इज फिर से इसे रेसिप्रोकल करेंगे, विच मीन्स 1/5 की पावर 1। तो क्या सर हमारा आंसर होगा 1/5? बिल्कुल होगा। देखते हैं ऑप्शन में, पहला है 5, दूसरा है -5 और तीसरा है हमारा 1/5। तो बताओ कितने कितने बच्चों का आंसर सही आया हमारा? 1/5 कितने बच्चों का आया? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ √49/64 इज इक्वल टू x/512। क्या है? √49/64 इज इक्वल टू x/512। बड़ा आसान सा सवाल है, ध्यान देते हैं। चलिए सर देखते हैं क्वेश्चन क्या करेंगे। √49/64 इज इक्वल टू x/512। क्या सर 49 को आप लिख सकते हैं 7/64 इज इक्वल टू x/512। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। तो x के वैल्यू को इधर ही रहने देते हैं, ये 512 उधर चला जाएगा, यानी कि 7 × 512 अपॉन में आ जाएगा 64। अब ये किससे कटेगा सर? किससे डिवाइड होगा? आप बिल्कुल देख सकते हैं 4 से जाएगा, 4 × 1 = 4,
4 6 जा 24, 64 जा 64 भी होता है। फिर यहाँ पे 4 से जाएगा, बिल्कुल 4 से जाएगा, 4 1 जा 4, आपको बचेगा 11, 4 2 जा 8, फिर आपको बचेगा 32, 4 8 जा 32, क्या बच गया सर 128/16, क्या ये भी कट जाएगा? बिल्कुल, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, क्या अब भी कट जाएगा? बिल्कुल, 4 से 8 टाइम्स में कट जाएगा, विच मीन्स x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7 8 जा 56। सर क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल कैलकुलेशन बेस हमारे पास जो अभी पहला और दूसरा क्वेश्चन आया, क्या इसमें कोई लॉजिक लगाना है, क्या इसमें कोई कॉन्सेप्ट दिमाग लगाना नहीं, कैलकुलेशन बेस्ड आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन कैसा था सर? कैलकुलेशन बेस्ड। चलिए टाइम जाया नहीं करते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कैलकुलेशन बेस्ड है, और आप लोगों को अगर याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और देखिए आपके पास लास्ट ईयर में ऐसे क्वेश्चंस आ भी गए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि सर x माइनस 1/x इज इक्वल टू √8 है, और हमें फाइंड करना है x² प्लस 1/x²। ये कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, क्या अगर इनका मैं होल स्क्वायर कर दूं तो क्या x² प्लस 1/x² प्लस 2ab वॉट एवर जो आएगा, तो क्या हमें वहां से x² प्लस 1/x² मिल जाएगा, है ना? और तो कोई तरीका नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इधर तो हमारे पास स्क्वायर का नंबर, स्क्वायर का आइडेंटिटीज लग जाएगा, और यहाँ पर से हमारा रूट हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर वैल्यू, x² प्लस 1/x² प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो -2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू √8 का स्क्वायर क्या होगा सर? 8 हो जाएगा। अब क्या करें? अब देखो, क्या x ने x को मार दिया? बिल्कुल मार दिया सर। मारने के बाद कहां जाएगा? अब ये x², ये प्लस 1/x², क्या ये -2 जो हमारा यहाँ बचा है, इस -2 को मैं उधर भेज दूं तो वो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। तो 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 10। क्या आ रहा है? क्या सर 10 है ऑप्शन में? बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, हमारा ऑप्शन वही हमारा क्या है? 10। मेक श्योर करें ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ऐसे क्वेश्चन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके पास जामिया में आते हैं। लास्ट भी आपके आ चुके हैं। लास्ट आपके पास फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आया था। आपको याद होगा कि a प्लस बी का वैल्यू दिया गया था, नहीं a² प्लस b² का वैल्यू दिया गया था, और आपको a प्लस बी का भी वैल्यू दिया गया था आई थिंक, और आपसे पूछा क्या जा रहा था? a b का वैल्यू पूछा जा रहा था। तो वहां पर आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटीज लगाया था, समथिंग लाइक दैट, इसी तरीके का क्वेश्चन था। और मैंने बताया था कि सर वेरिएबल इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो फ्रैक्शन में भी देता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, इसको क्या किया सॉल्व करने के लिए, हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। ऐसे सिचुएशन में बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से हमारे पास कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आया, विच मीन्स यहाँ पर भी हमें कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैंने बताया है, आप लोग मेक श्योर रहे चीजों को इत्मीनान से करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। क्या 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1/3 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3? क्या यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया जा सकता है सर? बिल्कुल लगाया जा सकता है। 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x माइनस प्लस माइनस माइनस 2 3 6 प्लस 1/3 इंटू 2x क्या हो जाएगा? 2x/3 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 5/3 विच इज इक्वल टू 3 हो गया सर। अब क्या किया जाए? अब कुछ नहीं, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारा 3, इसके नीचे 1 डाल दीजिए, इसके नीचे 1 डाल दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 3 2 6x माइनस 6 3 18 प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अब क्या किया जाए? अब बस सॉल्व कर लेना है। 6x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 8x माइनस 18 माइनस 5 कितना हो जाएगा? माइनस 18 माइनस 5 कितना? 23 प्लस नहीं, प्लस का नहीं, माइनस का 23 इज इक्वल टू, ये जो 3 डिनोमिनेटर में आपका लिखा गया है, ये 3 वहां चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 3 3 9। अब क्या करेंगे सर? 8x इज इक्वल टू 9 प्लस 23, 9 प्लस 23 क्या हो जाएगा सर? 32। 8 4 32। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 4। क्या है ऑप्शन में? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख रहे हैं हमारे पास ये भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो आप लोगों को सॉल्व करते चलना है और आंसर बताते चलना है। मेरे को जानना है कि आप लोगों ने जो अटेम्प्ट किया है तो इसमें कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि 36 men
can complete a specific amount of work in 18 days, in how many in how many days will 27 men be able to complete the same amount of work? देख पा रहे हो किस चैप्टर का क्वेश्चन है? ये डायरेक्ट इनवर्स चैप्टर का क्वेश्चन है, जिसका लास्ट वाले जो हमने पेपर डिस्कशन किया था वहां भी डायरेक्ट इनवर्स की बात की थी। वहां पर डायरेक्ट इनवर्स का फॉर्मेट पूछा गया था कि सर अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो क्या कांस्टेंट होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर होता है तो x अपॉन y का रेशियो कांस्टेंट होता है। और उससे पहले जो हमने सॉल्व किया था उसमें पूछा गया था कि अगर रेशियो इनवर्स है, अगर इनवर्स प्रोपोर्शन की बात हो रही है तो वहां क्या कांस्टेंट होता है? और मैंने बताया था कि अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो वहां x और y का प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और उसी पेपर में आपको सिमिलर तरीके का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट का है या इनवर्स का है। आप देखते हैं क्वेश्चन कहता है कि 36 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। 36 लोग मिलकर के अगर कोई काम करेंगे तो 18 दिन लगेगा। और उसी काम को अगर मेरे को काम करवाने के लिए मैंने सिर्फ 27 मेन दिए हैं तो वो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? एक बात बताओ, अब यहाँ पर 36 लोग हैं तो 18 डेज में काम हो रहा है, यहाँ पर 27 ही मेन है, विच मीन्स कि हमने लोगों को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। तो आपको पता है इस सिचुएशन में अगर मैंने आदमी को, वर्क पावर को क्या कर दिया है, मैन पावर को कम कर दिया है, तो हमारा वर्किंग डेज क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। अब या कोई काम है तो जनरल सा बात है ना कि 36 इंसान मिल करके कोई काम करेगा और वो 18 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो अगर मैंने कुछ लोगों को वहां से हटा दिया, भगा दिया और वो लोग कम होकर के 27 हो गए तो उसी काम को करने में हमारे को ज्यादा वक्त लगेगा, विच मीन्स कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। और अभी मैंने बताया आपको इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, विच मीन्स x इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहीं से आपका एक फॉर्मूला डेवलप होता है, दैट इज x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ये क्या है? ये हमारे पास दो अलग अलग डेटास को जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है उनको कंपेयर किया जाता है। तो पहले सिचुएशन में x क्या है हमारा? 36 है और y1 क्या है हमारा? 18 है। दूसरे सिचुएशन में x क्या है हमारा सर? 27 है। क्या हमें y पता है? नहीं, हमें y2 तो फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा? तो y2 इज इक्वल टू क्या? 36 इंटू 18 अपॉन 27 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 3 6 जा 18, विच मीन्स y2 का वैल्यू क्या आ गया? 6 4 जा 24। अब बताओ कि जब इसी काम को करवाने के लिए हम 27 लोग को बस देंगे तो ये काम हमारा कितने दिनों में कंप्लीट होगा? ये काम हमारा कंप्लीट होगा 24 डेज में। तो क्या है ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ पा रहे हैं आप बात को? है ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। और अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों के स्कूल में अगर एनसीईआरटी चलता है तो आप लोगों को याद होगा कि ये आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज होते हैं आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, उसी के क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है। किसके? और ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो अब यहां पर कोई कुछ कॉमन निकालने का कुछ नजर आ रहा है क्या? क्या कोई मामला है कॉमन निकालने का? कोई मामला नहीं है सर। तो क्या किया जाए? आप इसे एक्सपैंड करें। l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm, ये हमारा गिवन है। क्या ये l स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा? ये m स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, है ना। अब 4lm में से 2lm जाएगा तो क्या बचेगा? 2lm जाएगा, है ना। 2lm बचेगा और ये 4lm माइनस में है और ये 2lm प्लस में है, विच मीन्स कि हमारा रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव। तो क्या मैं लिख सकता हूं माइनस का 2lm, है ना, माइनस का 2lm। अच्छा, क्या ये आइडेंटिटीज जाना पहचाना नहीं लग रहा है? l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm, क्या इसे मैं कंप्रेस करके लिख नहीं सकता हूं सर? l माइनस एम का होल स्क्वायर, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि l माइनस एम का होल स्क्वायर। क्या यहाँ पर है क्या कोई? l प्लस एम इंटू एल प्लस एम, ये हमारा बन जाता है l प्लस एम का होल स्क्वायर, l माइनस एम एल माइनस एम, तो ये हमारा l माइनस एम का होल स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर आया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ये आपको देखने में हो सकता है 1 लगे, बट ये ऑप्शन क्वेश्चन में जो लिखा गया ये 1 नहीं है, ये l है। क्या है सर? l है। ये हमारा l प्लस एम का होल स्क्वायर है प्लस 4lm है। ठीक है, मामला क्लियर है। ये टाइपिंग का एरर होता है कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख रहे हैं ना, आज बड़ा सिंपल
आज बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमारे पास आया है और ये सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है ना? बिल्कुल सर, कैलकुलेशन बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और हमारे पास क्वेश्चन आता है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से। किससे सर? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है द मेजर ऑफ टू एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 115 एंड 45। कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके दो एंगल्स हैं, एक 115 डिग्री है और दूसरा 45 डिग्री है। तो और एक और डेटा दिया गया है, इफ अदर टू एंगल आर इक्वल। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अगला दो एंगल क्या है सर? इक्वल है। तो हमें बताना है कि जो दो इक्वल एंगल है उसका मेजरमेंट कितना है। क्या आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के टोटल इंटरनल एंगल का वैल्यू क्या होता है? सम ऑफ ऑल सम ऑफ टोटल इंटरनल एंगल या इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सबको पता है सर, 360 डिग्री होता है ना? तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो दो इक्वल एंगल है उसे मैं x मान लेता हूं? क्या x? लेट द इक्वल एंगल बी x। तो क्या हो जाएगा सर? 115 प्लस 45 प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 360। 115 प्लस 45 कितना हो जाएगा? बताइए। 115 प्लस 45 160 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 नहीं, 360 डिग्री। क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 200। कितना? 200। तो 2x इज इक्वल टू 200 विच मीन्स x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 100 डिग्री। तो हमारा जो दो इक्वल एंगल था उसका मेजरमेंट कितना आ रहा है? 100 ईच। तो 100 प्लस 100 प्लस 160 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। क्या है ऑप्शन में से? जी सर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देख पा रहे हैं, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है। ये सारे को पता होता है कि सर इंटरनल या इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टोटल क्या होता है? इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आपका 360 डिग्री होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये फिर से हमारा जो क्वेश्चन है साइमल्टेनियसली अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से आ रहा है। क्वेश्चन कहता है इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट दिया गया है एक रेगुलर पॉलीगन का, दैट इज 40 डिग्री। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड। आई थिंक ना कल हमने इसी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्या था क्वेश्चन? ईच एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, नंबर ऑफ साइड पता करना है। भाई टोटल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है सर? टोटल एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का 360 होता है। और अगर ईच एक्सटीरियर एंगल दिया गया है विच मींस इसे आप डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड पता चल जाएगा। कितने नंबर ऑफ साइड होते हैं? 4 9 36। क्या 9 ऑप्शन में है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या सबके बन रहे हैं ना क्वेश्चन? बड़े आसान पेपर आए थे लास्ट ईयर, देख पा रहे होगे आप लोग। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा हमसे मजाक समझ गया हमें। तो ये सब चीजें बेहतर है, आपको मैथमेटिक्स में टाइम बचाएगा। इससे जब टाइम बचेगा तो आप अगले पेपर अगले सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दे सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है 40% ऑफ x इज इक्वल टू 256। 40% ऑफ x कितना है? 256। तो कितना होगा भाई x का वैल्यू? तो 40 अपॉन 100 इंटू x इज इक्वल टू 256। x इज इक्वल टू 256 इंटू 100 अपॉन 40। 0 से 0, 4 6 24 एंड 4 4 16, बोले तो 640। x का वैल्यू कितना आ गया? 640। बट क्या हमें x का वैल्यू फाइंड करना था? नहीं, हमें 25% ऑफ x फाइंड करना था। क्या? 25% ऑफ x। तो 25% ऑफ x क्या हो जाएगा? 25 अपॉन 100 इंटू 640। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 2 10, 5 5 25, 2 3 6, 2 2 4। कितना हो जाएगा सर? 5 2 10, कैरी बचा 1, 5 3 15 और 160। कितना आ गया? 160। हमारा 25% ऑफ x कितना आ रहा है? 160। क्या है ऑप्शन में? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? देखिए बड़े मजे मजे से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो 2:3। किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस का रेशियो दिया गया है एंड देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज वैल्यू। बड़ा आसान है, इसका मैं एक तरीका भी बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा। आप लोगों को सॉल्व करना है। दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का रेशियो दिया गया, उनके एरिया का रेशियो क्या है? सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r होता है ना। तो
2 तो कांस्टेंट ही है, बिल्कुल सर, पाई भी कांस्टेंट है। तो जो दो अलग अलग सर्किल है उनमें वेरिएशन जो आया होगा, उसमें जो चेंजेस आए होंगे वो किसके वजह से आए होंगे, रेडियस की वजह से। तो एक का मान लेते हैं R1 और अगले का मान लेते हैं R2। ये किसके बराबर है, 2/3। तो 2 पाई कट जाएगा, क्या R1/R2 का रेशियो हमारा 2/3 आ जाएगा, बिल्कुल सर आ गया। अब इसका क्या करेंगे, इसका हमें करना है एरिया निकालना, क्योंकि हमें तो एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर, मतलब दो अलग अलग सर्किल है तो दो अलग अलग रेडियस होगा। पाई R1 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर। पाई ने पाई को मार दिया तो क्या बच गया, R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। R1 का वैल्यू हमने कितना देखा अभी सर, 2, और R2 का वैल्यू कितना देखा, 3, यानी कि 2/3 का होल स्क्वायर, विच मीन्स 4/9, यानी कि रेशियो क्या आ जाएगा, 4/9। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में जहां पर सरकमफ्रेंस का रेशियो दिया जाता है और उसके क्या नाम है, एरिया का रेशियो पूछा जाए, तो आप लोगों को डायरेक्टली क्या करना है, जो इसके रेडियस का रेशियो है ना उसका स्क्वायर निकाल लो, दैट विल बी द आंसर, है ना। आप देख पा रहे हो ये प्रैक्टिकल है। कुछ चीजें ऐसी होती है मैथमेटिक्स में जिसको जरूरत नहीं होता पेन कॉपी स्टार्ट करने का। मैथमेटिक्स में अगर आपको टाइम बचाना तो दो चीजें हैं। सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपना कैलकुलेशन आसान कर लो, कैलकुलेशन फास्ट कर लो। और आप कैलकुलेशन फास्ट कैसे कर सकते हो, प्रैक्टिस करके। कुछ क्वेश्चंस को ऐसे करो कि आधे से ज्यादा स्टेप जो हो ना आप दिमाग में उसको कैलकुलेट करो, उसके लिए आप पेन का इस्तेमाल ना करो। और ये ऐसी चीजें हैं ना कि एक बार में नहीं आ जाएगा, इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ढेर सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन है, आपको क्या कह रहा है, इफ out of 32 students 8 are absent then what percent of these students are present। बताओ, क्या मजाक कर रहा है हमसे, क्या हम क्लास 5-6 के बच्चे हैं जो हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 32 स्टूडेंट क्लास में और 8 बच्चे एब्सेंट हैं, तो हमें बताइए टोटल कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, उनका रेशियो। भाई 8 अगर एब्सेंट है तो कितने प्रेजेंट होंगे बताइए। तो 24 आउट ऑफ 32 into 100 which is equal to 8 3 24, 8 4 32, 4 से 25 और 25 3 75%। क्या आ जाएगा सर, 75%। 75 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ध्यान देते चलना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है को प्राइम नंबर आर नंबर हुज कॉमन फैक्टर इज। बताइए क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये तो पढ़ा है ना आप लोगों ने, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम, क्या जानते हैं इन सबके बारे में। बिल्कुल सर जानते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका केवल 2 फैक्टर होता है, वो नंबर खुद और वन एंड द नंबर इटसेल्फ। अगर कोई ऐसा फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर। वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है दैट इज नोन एज कंपोजिट नंबर। सर को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम वैसे कोई भी 2 नंबर जिनका आप HCF निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अगर उन 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, को प्राइम कहलाता है। सर क्या कहलाता है, को प्राइम। तो यहां पर को प्राइम नंबर आर नंबर हुज कॉमन फैक्टर इज 1। क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह लो या कॉमन फैक्टर कह लो, क्योंकि यही एक लौता कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट भी यही है, लोएस्ट भी यही है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। तो सर ट्विन प्राइम नंबर आपने जो बोला वो क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर होता है कोई भी 2 प्राइम नंबर क्या, कोई भी 2 प्राइम नंबर जिनको सब्सट्रैक्ट करने पर डिफरेंस हमारा 2 आ जाए। जैसे कि अगर मैंने बोला 7 और 5, तो 7 भी हमारा प्राइम नंबर है और 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आता है, 2 आता है, विच मीन्स कि ये हमारा क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। ये जोड़े में आते हैं हमेशा, ये एक नंबर को ट्विन प्राइम नंबर नहीं कह सकते, जोड़े में, पेयर्स में आएंगे। अगर मैंने बोला 5 and 3 तो 5 - 3 2 हो जाएगा, यानी कि 5 और 3 भी हमारा क्या है, एक ट्विन प्राइम नंबर। तो ऐसे बहुत सारे ट्विन प्राइम नंबर। आप मेरे को कमेंट बताइए आपको कितने सारे ट्विन प्राइम नंबर पता है, कमेंट सेक्शन भर दीजिए इसी से, कितने सारे ट्विन प्राइम नंबर आप बता सकते हो मेरे को, ठीक है। चलिए सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है if the length of each side of an equilateral triangle is x। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके, अब ऑब्वियसली बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड्स इक्वल ही होंगे, और वो सारे साइड का मेजरमेंट कितना है, वो सारे साइड का मेजरमेंट x है। तो हमें बताना देन द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या मजाक कर रहा है भाई, x है तो x प्लस x प्लस x एंड x प्लस x प्लस x क्या हो जाएगा सर, 3x, है ना। 3 प्लस x नहीं होगा ना, 3 माइनस x होगा ना, x बाई 3 होगा, क्या हो जाएगा सर, 3x।
क्लियर है? देखिए कैसे कैसे मजाक वाले सवाल पूछ रहे हैं। क्या ऐसे सवाल के लिए हमें वक्त देना पड़ेगा ज्यादा? 10 सेकंड भी काफी है इनके लिए तो, और यही सब वक्त हमारे को बचा करके अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर जाता है। क्वेश्चन अगला है हमारा, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द क्यूब? क्यूब का साइड क्या होगा जिसका सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है? क्या है? माफ कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूब का साइड क्या होगा जिसका सरफेस एरिया दिया गया। सर सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया? मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कभी भी क्वेश्चन में अगर सरफेस एरिया की बात की जा रही है दैट मींस टोटल सरफेस एरिया। कौन सा सर? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है क्या क्यूब का? टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर किसके बराबर दिया गया है? 6a स्क्वायर दिया गया है 600 के बराबर। तो यहां से a स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 600 अपॉन 6। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा? 100। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? 10। ये उधर चला जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या हो जाएगा? 10। तो a का वैल्यू क्या आ गया? 10। दैट मींस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुंच गए, ज्यादा वक्त भी जाया नहीं हुआ है और हमारा क्वेश्चन काफी आसान आसान मिला अब तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा रेशनल नंबर का क्वेश्चन कहता है टू रेशनल नंबर a अपॉन b एंड c अपॉन d आर इक्वल ओनली इफ। ये दो रेशनल नंबर कब इक्वल होंगे? मैंने बताया था ना लास्ट क्वेश्चन भी एक तरीके से इस तरीके से आया था, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे, दो एक्सप्रेशन था, बोला था कि ये कौन से वैल्यू ऑफ x के लिए इक्वल होंगे सर। तो वैसे सिचुएशन में क्या बताया है कि आपको दोनों को आपस में इक्वल कर देना है और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो अगर a अपॉन b को इक्वल बोल रहा है c अपॉन डी से, तो हम a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? a इधर d इधर चला जाएगा, b इधर चला जाएगा, यानी कि a इंटू डी इज इक्वल टू c इंटू बी, c इंटू बी सी बी, है ना। तो ad इंटू सी बी, ad इंटू सी बी, a टाइम्स d इंटू b टाइम्स c, वही हो गया। b टाइम्स c बोलो तो या c टाइम्स b बोलो, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या a इज इक्वल टू c आया? नहीं, यहाँ पर a इज इक्वल टू c नहीं, यहाँ पर हमारे पास दो और वेरिएबल है d और b, है ना। क्या a टाइम्स b है? नहीं, a अपॉन b है, तो a टाइम्स b तो हो ही नहीं सकता है, और b इज इक्वल टू d भी नहीं होगा, जैसे a इज इक्वल टू c नहीं हुआ हमारा, है ना सर। बहुत अच्छा, चलिए ये क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है। लास्ट टाइम जब मैं पेपर दिलवा करके आ रहा था ना, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे, सर ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया, आउट ऑफ द सिलेबस। आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, बिल्कुल आपके सिलेबस का है। चैप्टर ग्राफ जो मैं आपने पढ़ा होगा, ग्राफ में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑर्डिनेट्स। ये ऑर्डिनेट्स क्या होता है सर? व्हेन द पॉइंट गिवन आर। आपको पता है ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है ना, जिसमें हमने बोलते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमारा ये वाई डैश है। ये जो एक्स एक्सिस होता है इसे एब्सिसा कहते हैं, है ना, ये एब्सिसा कहलाता है, याद है आपको। और ये जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है इसे ऑर्डिनेट कहलाते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ये एब्सिसा है, ऑर्डिनेट है। अगर हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस में तो वो एक्स और y से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमें यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमें क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट का मतलब क्या है? y, यानी कि वो पॉइंट जो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें y एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करेगा? 3, और इसमें y एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करेगा? 4, क्योंकि हमने बताया जब हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट तो पहला x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा y को। तो 3 + 4 क्या हो जाएगा? 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7। क्या है हमारे पास? ऑप्शन 7। बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान था, बट एग्जाम के टाइम में आपके पास क्वेश्चन आ गया और आप इसमें उलझ के रह गए तो आपका ये गलत हो सकता है ना। बड़ा सिंपल सा मामला है। चलिए सर, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये सवाल हमारा क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 एट a इज इक्वल टू -2। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और मामला आगे बढ़ाते जाना है। चलिए देखते हैं, a की जगह पर -2 यानी कि -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 4 प्लस माइनस -8 और प्लस 4। तो 4 + 4 क्या हो जाएगा? 8 और -8 क्या हो जाएगा सर? 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये सब क्वेश्चन देख रहे हो कितना आसान है, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना था, वैल्यू को यहाँ पर पुट करना था और सॉल्व कर देना था मामला, कैलकुलेशन बेस्ड। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में HCF फाइंड करना है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर यहाँ क्वेश्चन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो फाइंड करना है, बट यहाँ पर वेरिएबल क्यों डाल दिया इन्होंने?
हमने तो नंबर का सीखा है करना। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा वेरिएबल में करना। दो तरीके, पहले तो मैं एक ट्रिक से बताता, ट्रिक क्या, शॉर्ट तरीका है। आप समझो कि 5 और 10, सर 5 और 10 का एचसीएफ आप तो निकाल सकते हो ना। 5 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 5 है ना। तो ऑप्शन देख लो, सब में 5 है। सर अब वेरिएबल का कैसे निकालें? तो वेरिएबल का एचसीएफ निकालने का तरीका है, इसमें m क्यूब है, हाँ सर, इसमें भी m है, m की पावर 3 है, m की पावर 4 है। तो आपको वो वाला वेरिएबल उठाना है जो कम आ रहा है। कौन कम आ रहा है सर? ये 3 बार आ रहा है, ये 2-4 बार आ रहा है। तो 3 बार किसमें है? 3 बार इसमें है, 3 बार इसमें, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। और फिर n स्क्वायर है, यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ n क्यूब है। तो n स्क्वायर और n क्यूब में कम कौन आया है? n स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आना चाहिए? n स्क्वायर, ये n क्यूब गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। और बाकी आप लोगों ने बचपन में इस तरीके से सीखा होगा, सर 5 इंटू m इंटू m इंटू m इंटू n इंटू n, इस तरीके से लिख दिया एक्सपेंड करके। और इसे कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 5 इंटू m इंटू m इंटू m इंटू m एंड n इंटू n इंटू n। क्या करेंगे सर? ये एक हमारा यहाँ कॉमन आया, 2 यहाँ, 3 हमारा यहाँ, ये 4 हमारा कॉमन आया, फिर एक हमारा ये कॉमन आया, फिर एक हमारा ये कॉमन आया। क्या आ गया? 5 आया, m आया, m आया, m आया, यहाँ से क्या आया? n आया, यहाँ से क्या आया? n आया। तो क्या कह सकते हैं? 5m क्यूब और n स्क्वायर, है ना। देखिए 5m क्यूब और n स्क्वायर, क्या इस तरीके से हमने आंसर लाया? तो इतना मेहनत करने की जरूरत है क्या? नहीं, हमें डायरेक्टली देखना है कि कौन सा वैल्यू कम है। तो सबसे पहले नंबर में चेक करेंगे। अच्छा सर, ऐसा अगर होता कि 5m क्यूब n स्क्वायर होता और होता 10m की पावर 4 n स्क्वायर, और इसमें एक और वेरिएबल कोई आ जाता, मान लिया a आ जाता, तो हमारा एचसीएफ क्या आता? तो जो आपका आंसर, सर अब तो यहाँ a नहीं है और यहाँ a है, तो अब हम कैसे कॉमन यहाँ पर एचसीएफ निकालें? तो मैंने क्या बताया, सबसे कम वाला लेना है। कम का मतलब जो कम हो, इसमें एक है और इसमें एक भी नहीं है, तो क्या इसमें कोई एक कॉमन आ रहा है? नहीं। तो जो कॉमन ही नहीं आ रहा है तो उसको हम लेंगे ही नहीं, विच मीन्स कि अगर ये दोनों नंबर हमारा होता गिवन ना, तो इसका भी एचसीएफ क्या था हमारा? 5m क्यूब n स्क्वायर, है ना। चलिए सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हमारा रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। x अपॉन y का रेशियो दिया गया है 2/3 और हमें 2/x का रेशियो, क्या इसे लिख सकते हैं? 2/x का रेशियो किसके बराबर दिया गया है? 1/2 के बराबर। क्या फाइंड करना है? y का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले इसको सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू फाइंड कर ले। इस x को उधर भेज दो, इस 2 को उधर भेज दो, तो 2 2 जा 4 इज इक्वल टू x। क्या आ गया सर? x का वैल्यू, x का वैल्यू हमारा आ गया, क्या हो रहा है, 1 मिनट, x का वैल्यू आ गया हमारा 4, है ना। x का वैल्यू हमारा 4 आ गया। अब देखते हैं यहाँ क्या दिया गया। यहाँ दिया गया है x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/3, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/3। अभी हमने x का वैल्यू क्या निकाला? 4/y इज इक्वल टू 2/3। अब क्या करें सर? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2 6 जा 12 विच मीन्स y इज इक्वल टू, क्या मामला क्लियर है सर? बिल्कुल। क्या ऑप्शन में है 6? हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अ रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एट टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ इट्स डिनोमिनेटर हैज द फैक्टर। बताइए सर, ये क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में ही करा था, है ना। इसके मैंने कॉन्सेप्ट भी बताए थे कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग कब होगा सर? जब उसके जो डिनोमिनेटर है, उसके डिनोमिनेटर का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हो, तो केवल प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 आ जाए, या प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 5 आ जाए, या प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 साथ में आ जाए, तो वो नंबर हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? टर्मिनेटिंग। अदरवाइज कोई और नंबर आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल और केवल 2 आ रहा है या केवल और केवल 5 आ रहा है, विच मीन्स कि वो हमेशा क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है? 2 और 3, 3 का तो जिक्र नहीं किया। 2 और 5, हाँ बिल्कुल। 3 तो फिर से जिक्र नहीं किया, फिर से यहाँ पर 3 आ गया तो जिक्र नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी कि 2 आ जाए या 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, कोई मसला नहीं है, वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। चलिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 मीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर। हमें क्यूबॉइड का हाइट फाइंड करना है जिसका क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है सर, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और ये किसके बराबर है, 275। एंड बेस एरिया, बेस एरिया, एरिया क्या होता है सर, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या ये लेंथ इनटू ब्रेथ ही बेस एरिया होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए तो क्यूबॉइड के एरिया को हम लोग एरिया, सॉरी क्यूबॉइड के वॉल्यूम को एरिया इनटू हाइट भी लिखते हैं। ये बेस एरिया का मतलब यही एरिया है। तो एल इनटू बी का वैल्यू कितना दिया गया है, 25 इनटू एच का वैल्यू कितना है, 275। तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, 275 डिवाइडेड बाई 25। कितनी बार में चला जाएगा सर, कह सकते हैं 25 से एक बार में चला जाएगा और फिर 25 से एक बार में। तो हाइट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11। हमें फाइंड हाइट ही करना था क्या सर, यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। देख पा रहे हो कितना आसान क्वेश्चन आया। बस हम लोगों को चीजों को प्रैक्टिस करना। अगर बेसिक क्वेश्चन आपने सब किए हैं तो कोई बच्चा नहीं बता सकता कि सर इसमें हार्ड क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन भी हार्ड नहीं था इस बार। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है इफ टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड ए आर ज्वाइंट। देखो भाई फिर से ज्वाइंट कर दिया हमने, लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, लास्ट ईयर वाले में भी दो क्यूब को ज्वाइन किया गया था। हमने डायग्राम भी बनाया था आपको कि दो क्यूब को ज्वाइन करते हैं तो कैसा मामला नजर आता है। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। फिर से डायग्राम बना देगा, यस सर बनाकर दिखा ही दीजिए आप, देखिए डायग्राम। हाँ चलिए, मैंने एक ये क्यूब ले लिया, ठीक है। मार्क को हटा देते हैं और एक और क्यूब हम लोग लेते हैं, पहले कॉपी कर लेते हैं और इस दूसरे क्यूब का हम कलर चेंज करके क्या कर दें, येलो कर देते हैं। चलिए देखिए अब इस क्यूब को इसके ऊपर मैंने लगा दिया, एकदम इसके एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, ओवरलैप, है ना। एग्जैक्टली क्या हो गया सर, ओवरलैप हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या, तो पहले क्यूब का क्या था, साइड क्या था, ए था, है ना। ये भी ए, ये भी ए, और यहां से यहां भी ए होगा और यहां से यहां भी ए होगा। तो अब जब हमने इस दो क्यूब को जोड़ दिया तो जो हमारा नया फिगर बना उसका हमारा ये ब्रेथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, है ना। अब जब ये हमने दो क्यूब को जोड़ दिया तो ये शेप क्या क्यूबॉइड जैसे नजर आ रहा है ना, क्यूबॉइड जैसा नजर आ रहा है। और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी, क्या जा रहा है भाई, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, है ना, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो इसको फिल कर देते हैं, 2 इंटू एल क्या है सर, लेंथ हमारा ए है, ब्रेथ हमारा क्या है 2a है, प्लस ब्रेथ हमारा क्या है 2a है, और हाइट हमारा क्या है इंटू a है, प्लस एल एच, लेंथ हमारा क्या है a है और हाइट हमारा क्या है a है। तो आप सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, यानी कि 2 इंटू 5a स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10a स्क्वायर, है ना। व्हाट वी विल गेट 10a स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया। और ये बात मैं बता दूं, आप लोग इस चीज को याद रख सकते हो एज अ डेटा, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल आप इसे एज अ डेटा याद रख लो, क्योंकि आपने देखा था ना लास्ट ईयर भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि सर दो क्यूब को जोड़ दिया गया है, तो दो क्यूब को अगर हमने जोड़ दिया तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा। तो क्या हम बार बार ऐसे डायग्राम बनाएंगे, नहीं डायग्राम नहीं बनाना है, आपको फॉर्मूला याद रख लेना 10a स्क्वायर, डायरेक्ट पुट कर दो, जो भी वैल्यू हो साइड का उसको पुट कर दो, तो हमारा क्या हो जाएगा 10a स्क्वायर। तो 10a स्क्वायर को एज अ डेटा एज अ वैल्यू आप याद रख सकते हो। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस 2-4 क्वेश्चन और है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहे हैं इफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर देन फाइंड द नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या मान लेते हैं, ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं x। 2/3 ऑफ द नंबर इज 20 लेस देन, तो मतलब ओरिजिनल नंबर बड़ा है, तो x माइनस 2/3 ऑफ दैट नंबर विल बी इक्वल टू 20, है ना। ओरिजिनल नंबर माइनस 2/3 ऑफ ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 20। क्या आ जाएगा एलसीएम, 3 आ जाएगा, 3x minus 2x is equal to 20 and x is equal to 3 to the 60। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या आ गया 60, इसका जो 2/3 होगा वो इसके ओरिजिनल नंबर से क्या होगा, आपको 20 कम होगा। देख पाते हो 2/3 of 60, 3 to the
20 2 टू द 40, तो हमारा 2/3 कितना आ रहा है 40, और ओरिजिनल नंबर कितना है 60, 20 कम है ना। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा था। इसी तरीके का क्वेश्चन हमारा लास्ट भी आया था, बट वो a और b के फॉर्म में था, और यहाँ x और y के फॉर्म में। एक साल में दो इस तरीके के क्वेश्चन आ गए। तो x माइनस वाई का वैल्यू दिया गया है, xy का वैल्यू दिया गया है हमें x स्क्वायर प्लस वाई। लास्ट ईयर वाले में क्वेश्चन में आपको इसका वैल्यू दिया गया था और आपको इसका वैल्यू दिया गया था, इससे फाइंड करना था, है ना, याद होगा तो ए बी वाले में। तो बस कुछ करना नहीं है, मैंने बताया था इन दोनों में आपको क्या करना है, स्क्वायर करना बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy विच इज इक्वल टू 8 8 64। एक्स प्लस वाई का होल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो फाइंड ही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। xy का वैल्यू कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, यानी कि 2 into 12 इज इक्वल टू 64। 12 2 से कितना हो जाएगा सर 24, और ये 24 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस से प्लस में ऐड, यानी कि 64 प्लस 24 448 628 व्हिच मींस 88 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है किससे है, ये हमारा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। और कंपेयरिंग क्वांटिटीज में भी किससे, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से, है ना सर। बिल्कुल। तो क्वेश्चन कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज एट अ शॉप वाज 450 एंड सेल्स टैक्स चार्ज was 10% then the bill amount will, देखो क्या मजाक कर रहा है, एक पेयर ऑफ शूज का जो प्राइस दिया गया है वो 450 है, इस पर हम कितना टैक्स लगा रहे हैं सर, 10% लगा रहे हैं। तो अगर हमने इसका 10% टैक्स लगा दिया है तो मेरा नया जो अमाउंट बिल पे करेंगे वो पेमेंट कितना होगा, तो भाई 450 प्लस 10% ऑफ 450, यही करेंगे ना। तो 450 प्लस 10% ऑफ 450 क्या होगा, बताया कोई, 10% ऑफ 450 क्या होगा 45, तो इसमें 45 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 594 495। क्या है ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इससे आज हमारे ईयर 2025-2026 का लास्ट क्वेश्चन होता है ना। तो आप लोगों ने देखा कि कितनी जल्दी आज हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैंने समझाते समझाते इतना जल्दी सॉल्व कर दिया, विच मींस कि क्वेश्चन बड़ा आसान आया था। और ये बोलने वाली बात नहीं है, या आपने खुद देखा है कि क्वेश्चन कितना ज्यादा आसान आया था। तो आपको पूरे वीडियो में आप मतलब लास्ट तक पहुंच गए, विच मींस आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, सारी चीजों को जो मैं जैसे मैंने बताया है वैसे आपने किया है, आपने कमेंट में आंसर भी बताए होंगे, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट हमने फिर से आना है और फिर से हमने दूसरे साल का पेपर लाना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक जिनको इस चीज का रिक्वायरमेंट है, आपके साथ ही जो जामिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपके जो भी जाने वाले। देखो ऐसा नहीं करना कि मैं पढ़ लूंगा, मैं उसको दे दूंगा तो वो पढ़ लेगा हमसे ज्यादा और उसका जामिया में हो जाएगा, नहीं। पढ़ाई ऐसी चीज है बांटने से बढ़ती है, आप जितना दोस्तों को बताओगे उतना आपके लिए बेहतर है, उनके लिए बेहतर है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। इंशाल्लाह उसको हम चीजों को टैकल करेंगे, नेक्स्ट बार जब आएंगे उस चीजों को देखेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ना जरूर जुड़ेंगे। टेलीग्राम पर हमारा सारा का सारा अपडेट्स आता जाएगा और नोट्स आते जाएंगे। अभी से कुछ मैंने डिसाइड किया कि आपको कुछ वर्कशीट के फॉर्मर भी वहां पर चीजें मैं आपको डालता जाऊंगा, तो वहां पर आप चीजों को ज्वाइन कर लें और उसके बाद हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर या अगले पेपर को सॉल्व करेंगे डिटेल में। और बस यही कहना था, आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।